हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत दिनों के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे राइडर टेल 555। तो दोस्तों आज बहुत ही स्पेशल अलग किस्म का व्लॉग मैं कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं नासिक से हाईवे के साइड में थोड़ा सा एक राउंड मारते हैं और आपसे कुछ बातें करना है। आज का व्लॉग जो है वो 3 टॉपिक पे होने वाला है, जो कि सबसे पहले है मेरा जो यूट्यूब का सफ़र है उसके बारे में। दूसरी चीज़ है कि मेरी जो बाइक है होंडा हाइनेस उसके बारे में है। और तीसरी बात है मैं जो ये कैमरा यूज़ कर रहा हूँ Insta360 1X3 उसके बारे में है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। टॉपिक नंबर 1 कि मेरा यूट्यूब सफ़र। तो दोस्तों YouTube का जो सफ़र है मेरा वो मैंने लगभग 2022 को प्रॉपरली शुरू किया था। 2021 तक मैं कुछ भी डाल रहा था ऐसे, लेकिन 2022 को प्रॉपर मैंने जो है YouTube का सफ़र जो है मेरा शुरू किया। तभी से मैं लगभग वीकली एक व्लॉग या 2 व्लॉग में डाल रहा था कंटिन्यूसली। और मैं 2 चीज़ें डालता हूँ मेरे इसमें। एक जो है ट्रैवल ब्लॉगिंग मैं करता हूँ, मोटो व्लॉगिंग, तो उसके मैं वीडियो डालता हूँ। और डालता हूँ मेरे घर पे जो टेरेस पे हमने चिड़ियों के लिए सेटअप बनाया हुआ है उसका। तो बहुत ही स्लो ग्रोथ थी फर्स्ट ऑफ ऑल। इनिशियल स्टार्टिंग में एकदम मतलब वीक में 2 या 3 सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, ऐसे एकदम स्लो स्लो चल रहा था। 100 हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए, 500 हो गए और बहुत 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 स्लो हो गया। और फिर 1000 हो गए, 1000 हो गए। वो लोग लगभग लगभग ऐसे समझो आपके पिछले 2 साल में मेरे 500 सब्सक्राइबर हुए थे। और विद इन अ वीक, मैं बोल रहा हूँ आपको, विद इन अ वीक मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और मेरा चैनल जो है मोनेटाइज भी हो गया। समझ में नहीं आया कैसे इतने फास्ट ये ग्रोथ हो गई। फिर रेगुलर ग्रोथ चल रही है अभी तक। लगभग मेरे अभी 4000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो बीच का जर्नी जो है, फिर मैंने हाइनेस ले लिया। फिर हाइनेस के बाद मेरा जो इंस्टा 361X2 मैं यूज़ कर रहा था पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका व्लॉग आपने देखा होगा, वो ट्रेन जर्नी में वो पूरा डैमेज हो गया। तो वो भी व्लॉग आप देखिए, मज़ा आएगा आपको। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ एक्चुअली जब मैंने होंडा हाइनेस परचेस किया। तो होंडा हाइनेस परचेस करने के बाद जोश जो है बहुत ही बढ़िया था अपना। तो फिर मैंने ट्रैवलिंग शुरू किया धीरे धीरे करके। गोवा किया, फिर उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी किया, फिर लॉन्ग लॉन्ग टूर ही बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने शेगांव किया, फिर उसके बाद मैंने महाकाल किया। बहुत बहुत मतलब बहुत सारा घूमा, लेकिन जो अपना ड्रीम डेस्टिनेशन है वो अभी तक बाकी है, जो कि है नॉर्थ इंडिया घूमने का। स्पेसिफिकली कहने जाए तो अपना बाइकर्स का जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है वो है लद्दाख और स्पीति। तो ये 2 डेस्टिनेशन अभी तक मेरे बाकी है। तो ये तो हुई मेरी यूट्यूब की जर्नी। और यूट्यूब के लिए इंस्पायर आपको पता ही है। तो अभी बात करते हैं अभी का मेरा जो हाइनेस का एक्सपीरियंस है। पहले से लेके एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए दोस्तों, हाइनेस जो बाइक है वो है रिलैक्स, जिनको ट्रैवल करना है उनके लिए। इसमें कोई एग्रेशन नहीं है ज़्यादा, इसमें कोई स्पीड आपको रेव इंजन नहीं मिलता है। इसमें जो है आपको स्मूथ एंड साइलेंट एंड ग्रेजुअल जो पावर का है इंजन मिलता है। वो ग्रेजुअली पावर बढ़ता है, लेकिन इसका मैक्सिमम साइड आपने देखा तो मैंने अब तक 600 किलोमीटर
1 डे मैंने ट्रैवल किया है। अभी जो है मेरी एज 50 प्लस है, तो उस हिसाब से मुझे ये जो बाइक है ये मेरे कैरेक्टर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली सूट हो गई है। तो दूसरी चीज़ है मेरी हाइट के हिसाब से भी ये बाइक मैनेजेबल है। तो अभी जो है मैं स्पेसिफिक ये बात करना चाहता हूँ होंडा हाइनेस के बारे में कि पहले जो है होंडा हाइनेस का जो एवरेज है वो लगभग 38 kmph मुझे 38 किलोमीटर्स पर लीटर मुझे सिटी में मिलता था, और हाईवे पे लगभग 42 से लेके 45 तक मुझे एवरेज मिलता था। लेकिन पिछले लगभग 8-9 महीने से मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जब से ये E20 का जो माहौल बन चुका है हर एक पेट्रोल पंप पे, तो असर तो अपने बाइक पे भी हुआ है उसका, ऐसे लग रहा है मुझे। क्योंकि पहले भी मैं 80-90 पे ही बाइक चलाता था और ज़्यादा कुछ रफ मैं बाइक नहीं चलाता था, और अभी भी मैं 80-90 पे ही बाइक चलाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं चलाता हूँ। और वैसे भी कोई एग्रेसिव ड्राइविंग नहीं है मेरी, तभी भी मेरे हाइनेस का जो सिटी का एवरेज है वो लगभग 28 मुझे मिल रहा है। लगभग 10 किलोमीटर पर लीटर का डाउन हो गया है एवरेज, और जो मुझे हाईवे पे 42 मिलता था, 44 मिलता था, वो लगभग 38-35 मुझे हाईवे पे मिल रहा है। तो अभी बाइक जो है उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। टाइम टू टाइम सर्विसिंग होती है, टाइम टू टाइम चेन का काम होता है, टाइम टू टाइम फिल्टर में बदलता हूँ। ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो चलाने में हो नहीं रही है, खाली प्रॉब्लम है अपनी जो है एवरेज का दिक्कत। ना बाइक का परफॉर्मेंस कम हुआ है, ना बाइक में कुछ हीटिंग का प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। स्मूथ एंड साइलेंट पहले जैसे चलती थी वैसे ही चलती है। मैं पहले दिन से जैसे चलाता हूँ वैसे ही आज चल रही है और चलाता हूँ मैं बाइक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एवरेज ड्रॉप का जो है ना, ये कोई भी मुझे नहीं बता पाया कि एक्चुअल में ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है एवरेज ड्रॉप। तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली दिक्कत कहाँ हो रही है। मैंने नासिक शोरूम से भी बात किया, मैंने थाना शोरूम से भी बात किया, लेकिन सच एज कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये एवरेज डाउन का क्या दिक्कत है। अभी उसके लिए जो है ना, मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि मुझे लास्ट 2-3 व्लॉग में भी मैंने बोला था कि मुझे इसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग करना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम कोई 100-200 किलोमीटर का राइड मुझे लगाना पड़ेगा। तो उसी बारे में मैं सोच रहा हूँ कि कहीं तो भी जाके फिर से एवरेज टेस्टिंग करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि बाइक का जो बीच बीच में जो है, कभी कभी ऐसे होता है कि एक दिन अगले दिन बाइक का परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है तो दूसरे दिन थोड़ा सा वेरी होता है। वो भी E20 की वजह से हो रहा है कि इथेनॉल मिक्स कितना आ रहा है, पेट्रोल क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे साथ बहुत सारे बाइकर्स भी ये मतलब होंडा हाइनेस यूज़ करने वाले बहुत सारे, या होंडा CB350 यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उनका भी एवरेज जो है वो ड्रॉप डाउन हो चुका है। तो बाकी तो सब बढ़िया है, और उसी हिसाब से मैंने ये बाइक लिया था कि इसका एवरेज अच्छा है, बाइक स्मूथ है और बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। होंडा की रिलायबिलिटी है तो वो तो सभी बराबर है। उसमें इंजन भी बहुत ही प्रॉपर है इस बाइक का, कोई डाउट नहीं है। और हैंडल बार राइज़र मैंने बिठाए हैं। हैंडल बार राइज़र बिठाने के बाद दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका जो सिटिंग पोस्चर और हैंडलिंग है वो लगभग दुगनी से ज़्यादा अच्छी हो गई है पहले से।
बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, स्ट्रेस फ्री हैंडलिंग हो रही है इसकी। तो अभी बाइक के बारे में तो और क्या बताऊँ, फॉग लैंप मैंने लगाए हैं, आपने अभी देखा कि हाईवे पे उसका कैसा परफॉर्मेंस है। तो ठीक ही है, मतलब ऐसा। उसके बाद बहुत सारी मैंने बाइक की एसेसरीज मैंने परचेज़ की है, उसका एक स्पेसिफिक व्लॉग बनाएंगे क्योंकि वो आउट ऑफ बाइक है। तो एसेसरीज़ का अब तक मैंने कितना खर्चा किया उस पर, खर्चे का तो ठीक है, मैं जितना एसेसरीज़ मैंने लिया है उसका मैं ब्लॉग बनाऊंगा क्योंकि खर्चा तो वो ऑनलाइन सबको दिख ही जाता है। अभी बात करते हैं ये अपने कैमरे सेटअप की। जो कैमरा सेटअप अभी आप देख रहे हैं वही कैमरा सेटअप मेरा हमेशा मोटो व्लॉगिंग के लिए होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी जो है मैं ये 360 वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने। और हमेशा जब मैं ये कैमरा अपने हेलमेट पे माउंट करता हूँ तो मैं सिंगल लेंस का यूज़ करता हूँ। तो अभी ये 360 होने की वजह से मैं ऐसा इस तरीके से घुमा पा रहा हूँ। तो Insta360 1X3 उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये कैमरा सबसे पहले मैंने लिया था X2। उसका रीज़न ऐसा था कि एक साथ में मैं 360 वीडियो भी बना सकता हूँ और फ्लैट वीडियो भी बना सकता हूँ सिंगल लेंस यूज़ करके। तो एक साथ में दोनों चीज़ें हो जाती है। और तभी जो है थोड़ा सा बजट का भी प्रॉब्लम था, तो मैंने गोप्रो लेने के बजाय एक ही कैमरे में दोनों काम करेंगे ऐसे सोच के X2 लिया था। फिर बाद में X2 की क्वालिटी जो है वो थोड़ी कम लगने लगी और अनफॉर्चुनेटली अपना X2 जो है वो ट्रेन हादसे में डैमेज हो गया, पूरे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आप वो ब्लॉग ज़रूर देखिए। तो उसके बाद मैंने तुरंत X3 ले लिया। X3 तभी का लेटेस्ट था। तो और इंस्टा का जो हैंडलिंग है, इंस्टा का जो वॉइस कमांडिंग है, वो तभी मेरे ख्याल से दूसरे किसी भी एक्शन कैमरे में नहीं आ रहा था वॉइस कमांड। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर था और मुझे सूटेबल था और मेरा सेटअप पूरा इंस्टा के लिए रेडी था। तो मैंने इंस्टा फिर से X3 ले लिया। अभी इंस्टा X3 की सबसे बढ़िया बात तो मैंने आपको कर दी कि इसमें 360 वीडियो शूट कर सकते हैं। बाद में उसका रीफ्रेमिंग करके आप जैसे चाहिए वैसे उसको घुमा सकते हैं। मतलब सामने, साइड में, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, बैक साइड में किधर भी आप पूरे कैमरे का रीफ्रेमिंग करके उसका एंगल जो है वो घुमा सकते हैं। ये सबसे उसका मेजर बेनिफिट है। दूसरा जो पॉइंट है इसका वॉइस कमांड। तो वॉइस कमांड पे ये कैमरा शूटिंग स्टार्ट करता है, शूटिंग ऑफ करता है, फ़ोटो क्लिक करता है। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। दूसरा उसका जो बेनिफिट है वो 4K और 5.7K उसमें वो शूट करता है। 60 FPS पे 4K में शूट करता है, वो भी एक अच्छा चीज़ है। इसका दोस्तों स्टेबलाइजेशन भी बहुत ही अच्छा है। अभी बात करते हैं इसके जो ड्रॉबैक्स है उसकी। इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक है कि कैमरा बहुत ज़्यादा हीट होता है। हाँ दोस्तों, कैमरा बहुत ज़्यादा हीट होता है। आप फाइल ट्रांसफ़र करते समय भी ज़्यादा हीट होता है। और आप नॉर्मली थोड़े से मतलब गर्म मौसम में अगर आप शूट कर रहे हो तो भी हीट होता है। वो इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक है। मेरे ख्याल से ये कैमरा वाटरप्रूफ है, इसके वजह से उसमें एयर वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं होगा, इसलिए वो हीट होता है। और एक चीज़ है इस कैमरे की सबसे दिक्कत वाली मुझे लगी, जो कि है बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप ज़रा कम है इस कैमरे का। मतलब आप अगर फुल डे शूट करना चाहते हो तो आपको लगभग 2 बैटरी तो मिनिमम आपको चाहिए। फिर एक दिक्कत मुझे आई थी बीच में, इसकी जो बैटरी है वो पड़े वो फूल गई थी।
लेकिन मुझे रिक्वेस्ट करने पे वो लगभग मेरी बैटरी रिप्लेस हो गई। वो एक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा कि बैटरी स्टैंड बाय रखी हुई कैसे फूल सकती है। फिर दोस्तों इसका जो नाइट ये आप देख रहे हैं, नाइट जो फुटेज है वो इतना भी प्रॉपर नहीं आता। अभी मैं जो फुटेज देख रहा हूँ अपना प्रो 5 प्रो DJI का जो है एक्शन प्रो 5 कुछ कैमरा है, उसका फुटेज बहुत पसंद आया मुझे। उसकी कन्वीनियंस भी बहुत पसंद आई, मैग्नेटिक माउंट पसंद आया, तो सोचेंगे उसके बारे में भी। बाकी 360 इंस्टा के बारे में अभी और बताना, एक और कन्वीनियंस ही है इसमें कि मोबाइल ऐप जो है उनका बहुत ही बढ़िया है। उसमें आप रिफ्रेमिंग करके आपका वीडियो जो है वो वहीं से जो रेजोल्यूशन चाहिए, जो फ्रेम रेट चाहिए, जो एस्पेक्ट रेशियो चाहिए, उसमें आप वहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो बहुत ही आसान तरीका है इंस्टा 360 का फुटेज एक्सपोर्ट करने के लिए। और बाकी भी बहुत सारे ऑप्शन है, वहाँ पे आप कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, स्पीड कट भी कर सकते हैं, जो नॉर्मली वीडियो सॉफ्टवेयर में होते हैं वीडियो एडिटिंग के, वो सब ऑप्शन वहीं पे है। तो ये हो गई इंस्टा 360 मैंने क्यों लिया इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत। फिर अभी बात करते हैं कि मुझे जो है ये कैमरे में और क्या क्या खूबी लगी, और मैं अगला मेरा यूट्यूब को लेके प्लानिंग क्या है। तो इस कैमरे में खूबी के बजाय मैं और एक ड्रॉबैक की बात करना चाहूँगा। उसमें जो है डबल लेंस होती है फ्रंट बैक में। कैमरा आप उसके पाउच के बगैर आप कहीं पे भी ये कैमरा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली लेंस टच होती है ग्राउंड को। ये मेजर हैंडल विथ केयर है इस कैमरे के लिए। तो अभी जो मेरा फ्यूचर प्लानिंग है यूट्यूब को लेके, तो यूट्यूब के लेके ऐसा है कि यूट्यूब का बहुत वेरिएशन हो रहा है, रील्स में, फिर लॉन्ग वीडियो में। तो सच एज कुछ मुझे जो एल्गोरिदम है वो कुछ हाथ में नहीं आ रहा है। मुझे जैसा ठीक लग रहा है उस तरीके से मैं यूट्यूब का जो जर्नी है मेरा वो चला रहा हूँ। फ़िलहाल लॉन्ग राइड का कुछ प्लानिंग नहीं है, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकता हूँ मैं इसके बारे में। बाकी जैसे अपनी सब्सक्राइबर ग्रोथ हो रही है उसका भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे हो रही है वैसे एक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों ये था कुछ मेरे यूट्यूब जर्नी, मेरा इंस्टा 360 और मेरी बाइक के बारे में थोड़ा सा बातचीत करना। बहुत दिन से बाइक बाहर नहीं निकाली थी, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा बहुत दिन से आपके साथ में बात करना सोच रहा था इस बारे में। तो दोस्तों होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा जो भी आपको लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी बारे में आपको कुछ पूछना है और जिसको एल्गोरिदम का कुछ पता है कैसे और ग्रो कर सकते हैं, जेन्युइन ग्रोथ चाहिए मुझे, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। तब तक के लिए टाटा गुड बाय। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। टाटा गुड बाय। दिस इज योगेश बीताम्बट फ्रॉम राइडर टेल 555। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। फिर से एक बार हाजिर हूँगा अच्छा व्लॉग लेके आपके लिए। तब तक के लिए टाटा। देखिए ये आखिर का टाइम लैप्स, होप आपको पसंद आया होगा।